क्या रोमांटिसाइज कर रहे हैं? क्या हम इनको बहुत ऐसा मानने लगे हैं कि ये फरिश्ते हैं, या ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्योंकि देखिए यही जेन ज़ी जो इनकलाब लाया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ले लिया, ये तो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है। कई मिलियन लोग, तो मैंने देखा कि 24 घंटे के अंदर ही 2-3 मिलियन जुड़ गए थे, और अब तो और ज़्यादा, मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन लोग जुड़ गए हैं जो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ इसी पूरी, यानी जो ये हवा चल रही है आंदोलन की, इस दौरान वो चाहते हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें और रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? कोई दम है इनकी बात में? सीधा सा सवाल आप ये देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 20 दिन चला, कोई भी चेहरा मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के फ्रेम पर नहीं दिखा। 20 तारीख को इतना दुर्दांत सरकार ने किया, पीटा, लोगों के सर फाड़े, उसके बाद एक आध जगह टीवी चैनल पर रिप्रेजेंटेशन दिखने लगा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन 5 दिन नहीं हुए थे, टीवी चैनल पर डिबेट होने लगी। और ये ढूंढ के कि किसने पेज बनाया। मैं कह रहा हूँ 6 मिलियन फॉलोवर हो जाए, वो इस देश की पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। तो आप ये मत मानिए कि कंसेंट बन गया है। बहस हो रही है, होने दीजिए, कोई समस्या नहीं। मैं कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन क्या बढ़ा है? जो 85% आबादी है इस देश की, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन पिछले 70, 72, 75 साल के रिजर्वेशन में बढ़ा है? तो वो मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि डेटा एकदम उसका उलट है। अगर आप डेटा पर बात करेंगे तो 2020 से 2024 में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती हुई है, संसद का डेटा है फरवरी 2026 का, इसके आधार पर आईएएस है 5577, ओबीसी कितने हैं 4.39%, एससी है 2.42% और एसटी है 1.2%, टोटल 10% भी नहीं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन 85% पॉपुलेशन का 10% है और 15% का 90% है, तो जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता तब तक रिजर्वेशन हटाने की बात तो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो मूछ रखना और घोड़ी पर बैठने में कौन सा आर्थिक आधार है? मूछ तो एक गरीब आदमी के भी आती है और अमीर आदमी के भी आती है। तो उस मूछ में ऐसा कौन सा प्राइड है कि आप मूछ नहीं रखने देते एससी एसटी समाज के लोगों को, आप घोड़ी पर नहीं बैठने देते? तो इससे समझ में आता है ना कि इट्स नॉट जस्ट अ इकोनॉमिकल फैक्टर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिविलेज जुड़ा है। एक गरीब आदमी भी पंडित जी है और एक अमीर आदमी भी यादव और चमार होने के बाद जी शब्द का हकदार नहीं है। लालू है, लालू क्यों नहीं है? लालू जी भी नहीं, हाँ, लालू प्रसाद यादव भी नहीं, लालू क्यों है? क्योंकि यही डिफरेंस दिखाता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है और वो क्रिमिनल है तो वो गैंगस्टर है, और कोई सवर्ण कास्ट से है तो वो बाहुबली है। ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आता है ना। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि लोग बिना डेटा, बिना फैक्ट के ये कैसे कह देते हैं कि इतने साल से रिजर्वेशन मिला और सब कुछ बदल गया। 60 साल उस आबादी को ये समझने में लगा कि ये कोई चीज मेरे लिए बनी है जिसका फायदा मैं उठा सकता हूं। आज भी आप चलिए ना बिहार, उत्तर प्रदेश के गांव में लोग आज भी बिना कहे कुर्सी से नीचे बैठते हैं। वो मानसिक गुलामी जो 2000 साल की है उसको आप 70 साल में खत्म करने की बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी उसके लिए आवाज उठा रही है, पर उसका फायदा आज भी वो नहीं उठा पा। लेकिन फिर बार बार ये भी कहा जाता है कि देखिए अब तो इतने साल रिजर्वेशन के हो चुके हैं, अब तो एक नई क्रीमी लेयर तैयार हो चुकी है। अमीर लोग, आईएएस के बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, और इस पर बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं, कन्विंस्ड हो जाते हैं। आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? इसमें मेरा एक तर्क है कि आईएएस और उसका बेटा दोनों अलग अलग वोट देते हैं। अगर कोई सुविधा भारत सरकार की तरफ से आईएएस को मिली तो उसका हकदार उसका बेटा कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि ही इज अ डिफरेंट वोटर। जब 2 वोट हैं तो सुविधाएं भी तो 2 इंडिविजुअल लोग ले रहे हैं ना। किसी के पिता के प्रधानमंत्री बन जाने से नहीं, लेकिन उसके खानदान को प्रिविलेज मिला, फायदा पहुंचा, क्योंकि वो आईएएस का बेटा था, उसको रिजर्वेशन क्यों? आईएएस होने का प्रिविलेज कौन ले रहा है मैम? आप फिर इकोनॉमिक फैक्टर पर जा रही हैं। आईएएस होने के बाद आप कह रही हैं कि उसकी सैलरी अच्छी हो, लेकिन इज्जत नहीं बनी। कैसे बनी इज्जत? मैंने देखा ना, आईएएस ने सुसाइड तक की इस देश में। लेटर लिख के सुसाइड किया कि मैं इस स्पेशल कास्ट से आता हूं इसलिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की डिमांड होनी चाहिए, भले 10% से शुरू हो, क्योंकि इस देश में गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं, मुश्किल से 2-2.5%। लेकिन राघव जी, ये तो एक हारी हुई लड़ाई है फिर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में कोई बराबरी पैदा हो रही है। रिजर्वेशन, मैं तो इसके फुल फेवर में हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के बिहाफ पर बोल रही हूँ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, शैतान की वकालत कर रही हूँ मैं, कि जिन लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं कि समाज में कोई हमारे बराबरी रिजर्वेशन से तो आई नहीं है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ गया होगा,
एक जिसे कहते हैं कि टू गेट अ चेयर ऑन द टेबल, टू गेट अ सीट ऑन द टेबल, कि आपको एक कुर्सी मिल गई कि आप वहाँ पर बैठ गए, लेकिन अगर आपकी इज्जत भी नहीं बढ़ी और उसके बावजूद भी कि आपका आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो गई, आप सबसे उच्च पद पर बैठ गए, सबसे बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ये तो एक हारी हुई जंग है जो हम लड़ रहे हैं। मैम ऐसा नहीं कह सकते ना, बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बन गई, तो क्या इस वजह से बाकी आदिवासी बेटियों को पढ़ाना बंद कर दें? एक कदम चलने से मंजिल पूरी नहीं होगी ना, वो एक स्टेप था, उस स्टेप की वजह से और बहुत सारे स्टेप उठे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जो कोशिश आप नहीं होने दे रहे हैं। अब आप डेटा देखेंगे तो आपको डर लगेगा। डेटा बताता है जो एससी के खिलाफ अपराध 2021 से 2022 के बीच 13% थे, वो बढ़कर हो गए 57,582, यानी वो बढ़ गए हैं 13% सिर्फ 3 सालों में, कम तो नहीं हुए। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध 2022 में 14.3% थे और 2023 में 28.8% हो गए। एनसीआरबी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, किसी और का डेटा नहीं है, सरकारी एजेंसी ऑडिट कर रही है। यूनिवर्सिटीज के भीतर 5 साल में जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें हैं वो 118% बढ़ी हैं। तो जब ये सब बढ़ा है तो कहीं तो कोई लूप होल छूट रहा है ना। आप कह रहे हैं रिजर्वेशन से सब कुछ हल नहीं होगा, पर कुछ तो हल हो रहा था। आप कह रहे हैं सम्मान नहीं मिल रहा, वरना हटाना क्यों था? अगर बाबा नहीं हो रहा साहब को था। पूरे जीवन सम्मान नहीं मिला, पूरी लाइफ सम्मान नहीं मिला। मजेदार चीज ये हुई कि जिन लोगों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, वो अब पढ़ा रहे हैं। यहां से वहां तक का डिफरेंस तय करने में 70 साल से ज्यादा का समय लग गया, और वो भी उतने रिप्रेजेंटेशन के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं। जब भी कोई पिछड़े समाज या दलित समाज का टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है तो इस क्लास में मौजूद वो तमाम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन झेल कर आए हैं, उनको होप दिखती है कि हम इस कुर्सी से उस कुर्सी तक का सफर तय कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने किया है। तो अगर आप वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप वो विजुअलाइजेशन नहीं देंगे, आप वो स्पार्क नहीं देंगे, तो ये लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी? अब मैं आपको देश की ना तमाम आईआईटीज का मैं एक डेटा दूंगा और आपको भी लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देश में जितनी भी 23 आईआईटी मिलाकर अगर आप देखें, जिसमें 8,856 स्वीकृत सीटें हैं, जिसमें से 4876 यानी 4876 जर्नल्स। उसके बाद आते हैं ओबीसी तो 329, एससी 144, एसटी 21 यानी टोटल 9%। यहां भी 90% कौन है? वाह। अब मैं आता हूं 18 आईआईएम में, यहां 784 स्वीकृत पद हैं, यहां 2 एससी हैं, 2 एसटी हैं, 8 एससी और 27 ओबीसी यानी 6%। ये सब मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी एक थॉट प्रोसेस काम करता है, जो कहा जाता है ना कि वर्तमान दौर के द्रोणाचार्य वो अंगूठा नहीं काटते, वो नंबर काटते हैं, और इसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये हो रहा है। बहुत मतलब ये बड़ा एक उस माइंडसेट से चलता है ना। मैं गांव में देखता हूं कि जैसे किसी एससी समाज की शादी है तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप जाएंगे, आप पैसे देंगे, उपहार देंगे, पर आप खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि हम तो सिर्फ इन्हें दे सकते हैं, हम इनका कुछ कैसे खा सकते हैं। और ये डीप डाउन आपकी नसों में भरा हुआ, रिजर्वेशन नसों में है। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तब तब जातिवाद की बात आएगी, और तब तब महिलाओं के खिलाफ जो समाज रन होता है उसकी बात आएगी। हिंदू 2000 साल से आप कह रहे हैं बहुत बड़े इस देश को चला रहे थे संविधान से पहले मनुस्मृति के आधार पर, तो फिर लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी अंबेडकर और फुले के आने के बाद क्यों मिली? आप तो बहुत बड़ी और विकसित सभ्यता थे ना, 5000 साल तो आपकी सभ्यता में लड़कियां पढ़ती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी, वोट डालने का राइट्स नहीं था महिलाओं को, गाड़ी चलाने के राइट्स नहीं थे, जो बहुत छोटी सी बात। पहिए का विकास किसी महिला ने क्यों नहीं किया? अंबेडकर को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? कोई महिला उस समय मौजूद क्यों नहीं थी? क्योंकि पूरे 2000-3000 साल आपने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई एक ही एग्जाम्पल क्यों है? वो भी तब जब उनके पति मर गए तो उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ा। आप जौहर कराते थे, आप महिलाओं से कह देते थे कि अगर राजा हार गया है तो आप जल के मर जाओ। क्या पता कोई रानी राजा से अच्छा लड़ती और जीत जाती। इस चीज की कल्पना आपने क्यों नहीं की? यानी जब जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब तब कुछ बेसिक अपर कास्ट पूरे समाज को रन करेंगी, और जिसमें सबसे ज्यादा शोषण होगा इस देश में महिलाओं का। ये बात पता नहीं महिलाओं को क्यों समझ में नहीं आती है। उनको प्रॉपर्टी में राइट्स तब मिले जब अंबेडकर ने संविधान लिखा, उन्हें नौकरी करने का अधिकार तब मिला जब अंबेडकर ने संविधान लिखा, उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार तब मिला जब अंबेडकर ने संविधान लिखा। उससे पहले का हिंदू राष्ट्र ये सब अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं दे पाया? आप प्रोग्रेसिव नहीं थे, इसलिए आप आउटडेटेड हैं।
या तो आप समाज की धारा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो नया सिस्टम है उस देश को चलाएगा। देश में 4 शंकराचार्य हैं हिंदू राष्ट्र में, कितने ओबीसी एससी एसटी हैं? तो आप वहां पे भी लाइए ना रिजर्वेशन। जब चारों शंकराचार्य में से एक जनरल हो, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी हो, तो मैं मान लूंगा इक्वलिटी आ गई है। आप कह रहे हैं 70 साल का रिजर्वेशन है, आपका 5000 साल का रिजर्वेशन है कि सारे शंकराचार्य सवर्ण होंगे। आप 5 साल के लिए 50 साल छोड़ दीजिए, कोई भी सवर्ण नहीं बनेगा, सब ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी बनेंगे। आप छोड़ सकते हैं, तो फिर ये समाज क्यों छोड़ दे? बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको बस बोलते रहना चाहिए, लेकिन आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल तो उत्तर प्रदेश पे मैं ज़रूर पूछूंगी, उत्तर प्रदेश चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं सीढ़ी जाती है 2029 तक की। आप तो राघव त्रिवेदी हैं, आप क्यों इतनी परवाह करते हैं आरक्षण की? आप तो संघ के स्कूलों में पढ़े, आपने मुझे बताया। ये सब कुछ कहाँ हुआ, कब हुआ? मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खासकर अपरकास्ट बैकग्राउंड के लोग हैं, जो ये दलीलें तो दूर की बात है, इस पूरी दलीलों का जो पूरा एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसको भी नहीं समझता है। मुझे लगता है ना, जब तक आप एक इको चैम्बर में रहते हैं ना, तब तक आपकी सोच उससे बाहर विकसित नहीं हो पाती है। मैं गांधी से नफरत करता था, मुझे लगता था इस देश में विभाजन के गुनहगार गांधी हैं। अंबेडकर से नफरत करता था, लगता था कि जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके का शोषण है। लेकिन मुझे इतिहास पता ही नहीं था। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप किसी भी चीज़ का वो अर्थ नहीं जान सकते जिसके लिए वो शुरू की गई। और पढ़ने में भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जिस आदमी को पढ़ रहा हूँ वो किस अप्रोच से काम कर रहा था, क्या वो किसी एक तरफ झुका हुआ था। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में मैम अगर बात करें ना, एक बहुत बड़ी आबादी है जो ओबीसी समाज की है, जिसमें यादव है, कुर्मी है। ये वो समाज है जो मिनिमम लेवल पर प्रिविलेज है, जिसका बच्चा शायद पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली के किसी स्कूल में, बैंगलोर में, मुंबई जा पा रहा है, जिसको पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ रही है। तो उस समाज में इस बात के लिए कंसेंट है कि जो हमने झेला वो आगे की पीढ़ी ना झेले। अखिलेश यादव सीएम रहे, उससे बड़ी पोस्ट तो किसी प्रदेश में नहीं होती है। उनके जाने पर अगर मंदिर धुलवाया जा सकता है, तो आप सोचिए जो एकदम अनप्रिविलेज्ड ओबीसी है वो मंदिर जाने से पहले क्या सोचता होगा। मंदिर रिलीजियस इकोनॉमी का सेंटर है। 9 लाख करोड़ रुपए है इन इकोनॉमिक मंदिर में। 4000 टन सोना है। इस पूरी इकोनॉमी पर किसका आधिपत्य है? उन्हीं 15%, 10% लोगों का। मैं तो और कम कहूंगा, क्योंकि केवल पंडित जी लोगों का ही। मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरा प्रिविलेज नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि मैं सोच के ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता। लेकिन मैं माफी जरूर मांग सकता हूं उन गलतियों के लिए जो हमारे पुरखों ने की, क्योंकि रिजर्वेशन एक इक्वालिटी लाएगा बहुत लंबे समय बाद। लेकिन जो हेट है हम दोनों के बीच में, क्या वो रिजर्वेशन से खत्म हो जाएगी? मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे समाज के लोगों ने ऐसा किया, तो मुझे फ्रंट लाइन पे जाके माफी मांगनी चाहिए, ताकि वो जो हेट है ना वो कम हो। हेट कम होगा, इक्वालिटी अपने आप बढ़ेगी। रिजर्वेशन एक बहुत ही पॉलिटिकल प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है, लेकिन जो आपसी सद्भाव है, अमेरिका में मांगी ना गोरे लोगों ने काले लोगों से माफी, घुटने पे बैठ। तो वो हेट कैसे खत्म होगा? हम नहीं माफी मांगेंगे तो कौन मांगेगा? लिखा हमने ना, हमारे लोगों ने लिखा ना कि मंदिर में कौन जाएगा। संस्कृत आपने बनाई, आपने कहा विश्व की सबसे एलीट भाषा है, और पढ़ने का अधिकार बस आपने अपने पास रखा, विलुप्त हो गई इसीलिए ना। किसी भी चीज को जब आप 10% लोगों तक, 5% लोगों तक समेट देंगे, तो उसके खत्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत प्यारी बात आपने कही है। बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल, कि चुनाव पर कोई नतीजा आप देख रहे हैं, कोई इम्प्लीकेशन इसका होगा? जो भी जंतर मंतर पर हमने देखा, अभी तो झारखंड तक भी उसकी बात फैल रही है। देखिए, बहुत यूथ है यूपी में, लगभग 4.9 करोड़ स्टूडेंट हैं। 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सालों तक युवा बैठे रहे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टूडेंट से कम्युनिकेशन बहुत कम है। ये चीज़ आप देखेंगे कंपैरेटिव टू अदर स्टेट, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसका कारण मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ शायद हमेशा ऐसी टेम्परामेंट में रहते हैं कि हमको इन्हें टाइट करके रखना है। कौन से लोग इसका नाम नहीं लेते हैं कि कोई भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। सोचिए, मुख्यमंत्री स्तर का आदमी जिसके हाथ में पूरा राज्य है, वो सड़क पर कौन क्या कर रहा है इसकी चिंता कर रहा है, तो पॉलिसी कौन बना रहा होगा? इस काम के लिए तो हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी नियुक्त कर सकते हैं ना। तो ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। यानी आप उस पद को, उस गरिमा को डिमीन कर रहे हैं। एजुकेशन बजट पर काम होना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं यूपी को एआई हब बनाऊंगा।
आज से 2-3 साल पहले 2021-23 में एक प्रोजेक्ट चला था, उस प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, कोई अनुमान ही नहीं है। आपने अयोध्या में 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए अयोध्या को कॉरिडोर बनाने और एक बहुत बड़ा हब बनाने में, और आप वहीं से हार गए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बजट है आपका 1,06,000 करोड़ और अयोध्या में आप खर्च कर रहे हैं 80,000 करोड़। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? आप चुन नहीं पा रहे हैं कि आपको किस चीज पर खर्च करना है। 16% था 2014-15-16 में, वो घटकर आ गया 12.8। तो ये पैसा जा कहां रहा है, किस चीज पर खर्च हो रहा है? आप अपने प्रचार पर पैसा खर्च कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा महंगे आप पड़ रहे हैं देश को। सही, बिल्कुल। लेकिन आखिरी बात तो सभी जो लब्बे लुबाब, जिसे उर्दू का शब्द है, वो यही है कि आप कहते रहिए तमाम बातें, 2-4 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगी, लोग सुन लेंगे और सुन के बात सोचेंगे नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अब्दुल को टाइट किया हुआ है, जो आतंकवाद पर नियंत्रण कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर इनके मुकाबले दूसरे कौन लोग आएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। अखिलेश यादव तो वो तो कहते हैं मुसलमानों की सरकार है। तो इन लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आदित्यनाथ को वापस लाया जाए। मुझे लगता है ना, ये बहुत ज्यादा समय तक ये सारी चीजें काम करेंगी नहीं कर रही हैं। लोग कहेंगे कि सीवी दिखाओ। आप प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सीवी कहाँ है? ये जनरेशन कॉर्पोरेट माइंडसेट से काम करती है, आपकी क्वालिफिकेशन जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि आपने पहले क्या किया है, ये आपके पास्ट में, आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में, तीनों में इंटरेस्टेड है। ये सब कुछ जज कर रही है। तो इसको पता चलेगा ना कि योगी जी के सीवी में क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। उनके ऊपर 4 मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले वो हटवाए। तो ये अचीवमेंट नहीं हो सकती। आपने क्या विजनरी दिया है इस देश को, इस प्रदेश के लिए आपने क्या ऐसा सोचा है जो यूनिक था, तो वो तो नहीं दिखाई देगा सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेने से और एक आइडेंटिटी कैरी कर लेने से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को सैलरी हमने क्यों दी थी इस देश को चलाने के लिए? वो महीने में 4 दिन तो मंदिर विजिट करते हैं। वो मंदिर जाते हैं तो उनके पीछे पूरा सरकारी तंत्र मंदिर जाता है, उस तंत्र के पीछे पूरा मीडिया मंदिर जाता है। मैं प्रधानमंत्री को पूजा करते हुए देख रहा हूं जिसकी सैलरी मैंने उन्हें दी ही नहीं। ये आपका व्यक्तिगत काम है ना, आप करिए बंद कमरे के अंदर। आप मुझे क्यों दिन भर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको पूजा करते हुए नहीं देखना चाहता, मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूं। वो आप नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और उम्मीद है कि आपके जैसे 1, 2, 4 नहीं, बहुत सारे लोग मास कम्युनिकेट करें, लोगों तक जाएं। और पहली बात तो देखिए, मुख्यधारा की मीडिया की पहले ही हार हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके जैसे और लोग आएँ जो साधारण तरीके से, साधारण आंकड़े और बहुत ही बुनियादी, ऐसा लगता है कि आपने बहुत क्रांतिकारी बातें कही हैं, लेकिन बिल्कुल बुनियादी बात हैं। अगर आप देखें, इतनी बुनियादी बात हमारे लोगों तक, हमारे दर्शकों तक, उसके बाद हमारे वोटर्स तक पहुँच पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का भी शुक्रिया।